ऑडियंस, माजरत के साथ थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी हमारे गेस्ट को और इसकी वजह से हमें दोबारा से कनेक्ट होना लगा। जी फराज साहब, अब आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी जी फराज साहब, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। तो जी फराज साहब, आप हमसे बात कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम इस पर बात कर रहे थे। तो जी फराज साहब, आप हमें बताएं। जी जी, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज का ये है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इवन हम तो वहां से आते हैं। मैं लोकल जो सऊदीज हैं स्पेशली, उनको भी इंग्लिश सीखनी पड़ती है। इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर उनको अच्छी जॉब को चाहिए, अच्छे एटमॉस्फेयर में जॉब करनी है, अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में या नेशनल कंपनी में, तो उनको भी इंग्लिश सीखनी पड़ती है। और जो हमारे साथ सऊदीज जो है सिटीजन, वो जो काम करते हैं वो सब इंग्लिश सीख के आते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो अरेबिक में ही बात करते हैं। तो ये है इंग्लिश तो। और जहाँ तक आप कतर, बहरीन और आपको शायद मेरी इंटरप्शन हो रही है फिर। हेलो जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, फराज साहब, एक मेरा सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहूंगी कि कई दफा होता है कि लोग आ जाते हैं तो उनको डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे कि लोकल से बात करनी है। ठीक है, लोकल से तो आपको अरबिक ही ज्यादा करनी होगी, उधर तो इंग्लिश नहीं यूज होती, तो अरबी का कितना यूजेज है गल्फ कंट्रीज के अंदर? तो इसके बारे में आप हमें बताएं थोड़ा सा। जी, वो ही मैंने जैसे पहले इसका बताया था कि अगर तो आप ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जैसे मार्केटिंग है और सेल्स है, तो अगर तो आप एफएमसीजी वगैरह या लोकल किसी कंपनी में काम करने आपको जॉब मिलती है, तो अरेबिक उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप अरेबिक, और हम लोगों के लिए जो उर्दू स्पीकिंग है, जिन्होंने उर्दू बोली होती है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो हम सब लोग उर्दू पढ़ते हैं, हमारे कंपलसरी है कि जी जी हमारे लिए अरेबिक सीखना मुश्किल नहीं है। क्योंकि हम बहुत वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं यहाँ पे आके जो होते ही अरेबिक के हैं। वो जब हम जहाँ पे आते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है क्या ये अरेबिक। तो इसलिए अरेबिक सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। तो अरेबिक में भी वो कुरानिक अरेबिक सीखने की जरूरत नहीं है। आप एक स्पोकन लैंग्वेज बस आपको आनी चाहिए, जो आम यहाँ पे जरूर इस्तेमाल होती है, क्योंकि अरेबिक तो बहुत वास्ट लैंग्वेज है। आपको बस जी जी स्पोकन बिल्कुल। उसमें आनी चाहिए कि ठीक है, आप इतना कि आपका काम चल जाए, जिसको कहते हैं। फिर जब आप इधर आते हैं तो कम्युनिकेशन जब आपकी स्टार्ट होती है तो आप बहुत जल्द उसको सीख जाते हैं और मार्केट में विद इन 1 ईयर और 6 मंथ आप उसमें इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये अरेबिक अगर कुछ सीख के आता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन फिर मैं वहीं पे हूँ कि अगर आपको अरेबिक नहीं भी आती तो आपको एक लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, वो है इंग्लिश। क्योंकि उसके बगैर फिर आपके लिए, अगर वो भी नहीं आती तो बहुत डिफिकल्टीज है। और हाँ, आपको ये बता दूं कि जो हमारी उर्दू जुबान है वो यहाँ पे आम समझी जाती है। क्योंकि एक तो ये हम पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, ये बहुत लोग हैं। इवन जो बंगाली हैं या श्रीलंकन आते हैं, वो भी जी आगे जी यहाँ पे उर्दू जरूर सीख लेते हैं। ओके। और इवन, हाँ, इवन जो इंडियंस हैं, इंडियन सबसे ज्यादा यहाँ पे केरला वाले हैं। ठीक है, सही। केरला स्टेट से 80% वो हैं यहाँ पे। इंडियंस कम्युनिटी से 80% केरला से आते हैं। अब केरला वालों को उर्दू या हिंदी नहीं आती, तो इतनी इम्पोर्टेंट ये भी है उर्दू हमारे लिए कि वो भी यहाँ पे आके उर्दू जरूर सीख लेते हैं। मतलब आप आम दुकानों पे जाएंगे, शॉप्स पे जाएंगे, तो आपको दो लैंग्वेज मिलेंगी, अरेबिक और उर्दू। और अगर आप ऑफिस में जाएंगे, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करेंगे, तो इंग्लिश इज मस्ट। और अगर इंग्लिश के अलावा अगर आपको अरेबिक आती है तो वो बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है। और ओके मैं ओके। समझता हूँ अच्छा अगर फराज। इंग्लिश के साथ किसी को अरेबिक आती है, तो क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे
जो समझ ले जो की पोस्ट है जी जी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर मल्टीनेशनल, वहां पे अरेबिक बैठे हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए या समझनी चाहिए हर बंदे को कि जब आप अपनी जुबान से हम जुबान से बात करते हैं ना, तो वो या आपको किसी ऐसी अरेबिक आती है आपको, तो अरब से बात कर रहे हैं, तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और वो आपसे कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तो आपका उसमें उसके साथ अपनी जॉब में उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं आप, वो आपको अंडरस्टैंड अच्छी तरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अरेबिक के तो बहुत एडवांटेज है। और अगर आप बहरीन, कतर और दुबई की बात करें, जी वहां जी पे तो इंग्लिश के बगैर बिल्कुल मतलब आप बहुत सर्वाइवल पीछे, ही नहीं है, मतलब आपकी सर्वाइवल सर्वाइवल नहीं, इंग्लिश जुबान के ऊपर है। सर्वाइवल अ- नहीं इंग्लिश के बगैर। अच्छा, फराज साहब, मेरा एक आपसे सवाल था कि देखिए, जैसे आपने बताया कि श्रीलंकन भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, मतलब एशियन डिफरेंट, बांग्लादेशी भी होते हैं। तो फराज साहब, इसमें ये बहुत होता है कि जैसे एक कम्युनिटीज बन गई ना, तो ये कम्युनिटी कम्युनिटी को फेवर करती है या ये टैलेंट को फेवर करती है? अच्छा नहीं, कि अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं ऊपर जा सकती हूँ, या यहाँ पर ऐसे होता है क्या, टैलेंट ही की कदर है? नहीं ये है कि देखिए मैं दोनों चीजें हैं, लेकिन रेफरेंस यहाँ पे बहुत है। हाँ, रेफरेंस से आप बहुत जॉब्स होती हैं। स्पेशली मैं एक कम्युनिटी का तो स्पेशली एक दो कम्युनिटी का जिक्र कर भी देता हूँ, क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट है अपने जी बंदों को जी सपोर्ट करने में। उनमें जी जी सबसे ज्यादा इंडियंस इंडियंस में केरला वाले, जी जी जो केरला स्टेट के हैं, प्रोविंस के हैं, वो अपने केरला वाले को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी जी उसको उसको इंग्लिश आती है नहीं आती, उसको उर्दू आती नहीं आती, या अरेबिक आती नहीं आती, वो उसको अपने कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट जरूर कर लेते हैं। और वो वहीं पे बैठ के फिर इवन उसने काम भी नहीं किया होता जिस सीट पे वो आके बैठता है, लेकिन उसको वो एडजस्ट कर लेते हैं। ये केरला वाले सबसे ज्यादा। और फिर इजिप्शियन जो है स्पेशली, जी जी जो इजिप्शियन है वो बहुत फेवर करता है इजिप्शियन को अदर देन एनी नेशनलिटी। किसी और के कंपेयर करने जाएंगे तो इजिप्शियन इजिप्शियन को बहुत सपोर्ट करता है। और उसको सबसे ज्यादा कोशिश उसकी होती है कि इसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, तो अच्छा उसको अच्छा जी जी एशियन से ज्यादा सैलरी मिले। अगर 10 ले रहा हूं तो उसकी कोशिश ये होगी कि जो जो अरेबिक है, इजिप्शियन है, उसको 15 मिल जाए, 20 मिल जाए। तो इस तरह है कि वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं इजिप्शियन। ये दो नेशनलिटी तो बहुत करती हैं। जी जी मिस फसना। जी जी फराज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, वो तो बात ठीक है कि रेफरेंस है, लेकिन देखिए, स्किल जिसके पास है, हुनर जिसके पास है, उसकी भी तो डिमांड हो सकती है कि जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें जो जिसके लिए आपको हुनरमंद ही लोग चाहिए, तो उनके बारे एग्जैक्टली में। ऐसे ही होता है। अगर सब अगर सब कम्युनिटी इधर काम कर रही है मिलके, और प्रोफेशनल्स जो हैं वो ऐसे नहीं सरवाइव कर रहे, वो अपनी स्किल के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं ना। अ, अगर किसी कंपनी में अगर किसी कंपनी में इजिप्शियन ज्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे दूसरी नेशनलिटी के लोग नहीं है। स्किल का मैंने आपको स्टार्ट में ये बात कर रहा था कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करके आए कि आप जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपको कोई रिफ्यूज ना कर सके आपकी स्किल के हवाले से, आपके प्रोफेशन के हवाले से। आप बेशक इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपका। तो वो उसकी वजह से फिर आपको कोई जल्दी रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो जो जिनके पास स्किल है वो सरवाइव करते हैं। सरवाइव क्या करते हैं, अच्छी पोस्ट पे भी बैठे हुए अच्छा फराज साहब, मेरा आपसे सवाल था कि यहाँ पर मतलब करियर प्रमोशन किस तरीके से होती है? मतलब ये तो नहीं होता कि एक बंदा 4 5 6 साल जो है एक ही पोस्ट पे बैठा हुआ है और उसी वो पोस्ट पे बैठ बैठ के रिटायर हो गया।
क्या प्रमोशन करने का तरीकाकार और उस तरीके से जो है एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो वहां पर किस तरीके से है, मतलब बेहतर है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि प्रमोशंस नहीं हो पाती हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स भी है हमारी जिस वजह से लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं अच्छे मौके के लिए और अच्छी हैंडसम अमाउंट को अर्न करने के लिए। तो वहां पर क्या प्रमोशन का सिस्टम है? अच्छा, प्रमोशंस मैं कहता हूँ अगर आपकी डेजिग्नेशन नहीं भी चेंज हो रही बहुत ज्यादा, अगर आप 5 साल में या 7 साल में आपको जंप नहीं भी मिला, कोई प्रमोट नहीं भी किया, लेकिन ये है कि सैलरी इंक्रीमेंट होता रहता है, सैलरी इंक्रीज होती है, ओके बेनिफिट यानी मिलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ये लोग डिपेंडेंट हैं एक्सपेक्टेड्स के। तो जी यहाँ जी जी पे देखें इन आउट बहुत है सऊदी अरब के अंदर। कंपनीज के अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई 10 साल काम करता है, कोई 15, कोई 5, कोई 20 साल काम करता है। उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती रहती हैं, लोग नए आते रहते हैं। और जैसे कोई 20 साल काम किया तो पीछे उसके 5 साल पहले किसी ने 5 साल हो गए उसको या 10 साल हो गए, तो जब 20 साल वाला या 15 साल वाला छोड़ के गया तो वो प्रेफर करते हैं कि वही बंदा आगे ले ले। तो प्रमोशन तो होती है, या उनके कोई न्यूली प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं किसी कंपनी के, तो वो क्या करते हैं अपने ही बंदों को सीनियर पोस्ट पे ले जाके उस प्रोजेक्ट पे, तो नई जो हायरिंग करेंगे वो जूनियर्स को हायर कर लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा फराज तो साहब, ये तो हमारा हो गया करियर वाइज। अब आप मुझे बताएं कि कंपनी की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, क्योंकि एक बंदा पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क नौकरी करने आया है, तो रिहाइश के हवाले से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिहाइश कंपनी ही देती है या आपको अपने ओन पर ही सरवाइव करना पड़ता है? तो इस बारे में आप बताएं कि आपके वीजा में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे अलाउ होता है, और अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली का क्या स्टेटस होगा, और ये सब चीजें इनके बारे में आप हमें बताएं थोड़ा सा, अच्छा, ताकि हमारे जो स्पेशली जो सुन। सैलरीज है ना उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई जी आप जी अगर पाकिस्तान में कोई काम कर रहा है लाइक 50,000 रुपीज पे, जी जी तो अगर उसको स्विच करना है गल्फ के अंदर, तो वो ये ना समझे कि उसको यहाँ पे 1 लाख रुपया मिल रहा है तो वो आ जाए। वो अपनी वो 50,000 वाली जो जॉब है उसको कंटिन्यू उधर ही करे, क्योंकि अगर आप 50,000 को डबल करके 1 लाख पे इधर आएंगे तो वो फायदा नहीं है। एटलीस्ट आपको 150,000, अगर आप 50,000 पे हैं तो यहाँ पे अगर आपने आना है तो 150,000 तक मिलना चाहिए आपको। ठीक जी है, जी फिर आप जाके सेविंग के अंदर आएंगे, फिर आपकी सेविंग्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो आप सेविंग के लिए आते हैं। अगर आपने वही एक जिंदगी गुजारनी है तो वो आपकी वो 50,000 वाली जॉब जो है ना वो बहुत अच्छी है कि आप यहाँ पे आके 1 लाख ले लेंगे, तो वो 1 लाख वो 50,000 वो एक ही बात है। तो आप एक अच्छी अमाउंट पे है। मेरा ख्याल है कि अगर वो 50,000 ले रहा है तो उसको एटलीस्ट 150,000 पे आना चाहिए। और जहां तक ये बात है अकोमोडेशन वगैरह की, तो कुछ कंपनीज जो है वो अकोमोडेशन देती हैं आपको, और कुछ कंपनीज क्या करती हैं आपको बेसिक सैलरी देती हैं, और बेसिक सैलरी के साथ हाउसिंग अलाउंस दे देती हैं। हाउसिंग ओके अलाउंस जो होता है वो बेसिक का 25% होता है। जी जी ठीक है, इस तरह है, ये डिफरेंट है हर कंपनी। कुछ अगर अकोमोडेशन देंगी, मोस्टली जो लेबर आती है और जो टेक्निकल स्टाफ आता है जैसे इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, उनको ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड कर देती है अकोमोडेशन स्टार्ट। ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल आना चाह रहा है, जैसे कि एक एमबीए है, एक बीएस कंप्यूटर इंजीनियर है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनका क्या स्टेटस होगा? अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, कोई टेक्निकल स्किल लेकर आ रहा है, तो जी जी। उनको किस तरह की नौकरियां मिलती हैं, और उनके लिए कंपनी के बेनिफिट्स कैसे होते हैं? अच्छा, कंपनी के बेनिफिट जो स्टार्ट में जो कंपनी के वीजे के ऊपर आते हैं ना, उनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो बंदे गल्फ में 2 साल काम कर लेते हैं, उससे फिर क्या होता है कि आपको लोकल इधर का एक्सपीरियंस हो जाता है। एक सिविल इंजीनियर आया तो उसको इधर का पता चल जाएगा एज अ सिविल इंजीनियर यहाँ पे काम कैसे होता है। तो आफ्टर 2 इयर्स जब वो उसके हो जाएंगे तो वो कहीं पे अच्छी जगह पे अप्लाई करना चाहेगा, तो उसको क्या होगा कि उसको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। मतलब वो फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे कोई भी उठाएगा।
उसमें आपको फैमिली स्टेटस भी दे देंगे, या जिस कंपनी में ही वो काम कर रहा था वो ही कंपनी 2 या 3 साल के बाद उसको, या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद उसको एक अच्छा पैकेज दे देती है, उसको उसको अलहदा से हाउसिंग अलाउंस वगैरह और कुछ अच्छे इंसेंटिव्स दे देती है, फैमिली स्टेटस दे देती है। तो ये चीजें मैनेज हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ। ओके, ठीक है। अच्छा फराज साहब, मेरा एक आपसे सवाल है कि जॉब अप्लाई करने का तरीकाकार, तो अगर किसी ने गल्फ कंट्री के अंदर अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से अप्लाई करे? मतलब वहाँ पे किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, कैसे जो है लोग अप्लाई करते हैं और उनकी सीवीज कंपनीज तक पहुंचते हैं, इसके बारे में आप बताएं कि आपने भी कैसे अप्लाई किया था, 2003 में क्या कल्चर था और अब 2020 में क्या अप्लाई करने का कल्चर है, थोड़ा सा कंपैरिजन हमारे साथ करें। जी जी, जब मैं 2003 में आया था तो उस वक्त ये था कि आप वीजा लेके आप आ जाते थे, किसी से, मतलब आप कह सकते हैं कि परचेज कर लिया आपने वीजा, आप इधर आ गए। जी जी यहाँ पे आगे आपने यहाँ का रेजिडेंट कार्ड, जो अकामा बोलते हैं उसको, जी वो जी बनवा के आपने स्टार्ट कर दी जॉब। ठीक है, ढूंढना शुरू कर दिया खुद ही से, यहाँ पे सर्च कर हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आजकल ये जो चीज है कि आप किसी से वीजा लेके ऐसे इधर आ जाएं और आगे हंटिंग करेंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस मामले में बड़ी सख्ती कर दी हुई है। क्योंकि आप किसी से वीजा लेंगे, जब आप यहाँ पहुंचे तो उस स्पॉन्सर का जिसके नाम पे आप आए हैं, जिस कंपनी के नाम पे आप आए हैं, और आगे से आपने जॉब देखनी है, तो उसका पता नहीं, उसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया हो। अगर उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आपका रेजिडेंट कार्ड ही नहीं बनेगा। तो आपके पास अगर रेजिडेंट कार्ड ही नहीं बनेगा, लेबर कार्ड ही नहीं आपका बनेगा, तो आप जॉब ही क्या सर्च करेंगे जाके? वो तो आप, इसलिए ये वाला जो तरीका था ना कि इस तरह आप वीजा लेके आ जाएं और आके यहाँ पे हंटिंग स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब की, जी जी वो बहुत बिल्कुल। डिफिकल्ट हो गया। और दूसरा जो है वो रिक्रूटिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जी जो जी जहाँ पे वीजा जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ से कंपनी से, वो आप कोई भी यहाँ का जो प्रिंसिपल होता है, वो वहाँ का कोई भी रिक्रूटमेंट जो है, जैसे रावलपिंडी के अंदर बहुत है जी जी रिक्रूटमेंट एजेंसीज, वहाँ पे बहुत वीजे जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वीजे भी होते हैं उनके पास भी। जी जी और लाहौर के अंदर भी एक को तो मैं जानता हूँ, उनके पास भी काफी वीजे जाते हैं, लूना कॉरपोरेशन के नाम से है, फिरोजपुर रोड पे। अच्छा, मतलब तो ये ऑथेंटिक हैं जिनको हम रेफर कर जी सकते हैं अगर हमने बाहर नौकरी के हवाले से जी जाना जी, है, बहुत मतलब। बहुत आते हैं लोग इन रिक्रूटमेंट कंपनीज के जरिए, बहुत लोग आते हैं। ओके। अच्छा फराज साहब, ये तो आपने मैं बता दिया। अब मैं आपसे अगर बात करूं आज के दौर के हवाले से, कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, फिर जॉब पोर्टल्स भी होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो जैसे rozi.pk है जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं, तो क्या सऊदी अरब में भी इस तरीके से कोई पोर्टल वगैरह है कि जिसके ऊपर हम अपनी एक तो प्रोफाइल? जो आपने बता दिया, जो प्रोफेशनल्स के लिए है ना, जी जी। जैसे आपने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ये आप पूछ रही थी, हम्म। उसमें तो लिंक्डइन बहुत काम करता है। ठीक है। ठीक है, उस पे हाँ, उस पे अप्रोच कर सकते हैं आप लिंक अपने करके यहाँ से बात कर सकते हैं। वैसे एक वेबसाइट जहाँ पे बहुत है, जो देखी जाती है, वो expectorate.com है। ओके। ठीक है, जी उसके जी। अलावा और 2-3 ऐसी वेबसाइट है, जैसे बेथ.com है। ठीक है, हम्म। वहां पे बहुत अप्लाई किया जाता है सऊदी अरब के लिए। फिर एक है मेहनती.com। तो जी इस जी तरह की वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके सऊदी अरब के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। जी जी। अच्छा फराज साहब, जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के वो होते नहीं है और वो गलत मलत चीजें लिख देते हैं, किसी का कहीं से उठाई प्रोफाइल, कहीं से अच्छी लगी, तो क्या इस तरह की चीजें चल जाती हैं कि हमें अपनी एक जो हम हैं वही लिखे? क्योंकि जब इंटरव्यू टेबल पे हमने बैठना है तो एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि कुछ लोग होते हैं कि उनका इतना एक्सपीरियंस होता है वो झूठा एक्सपीरियंस डाल देते हैं, तो इसके बारे में आप कहेंगे कि कितनी ऑनेस्टी की कितनी जरूरत है? क्योंकि वहां पर आई थिंक लॉज हमारे से इम्प्लीकेशन वाइज ज्यादा बेहतर है, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे।
अच्छा, पहले किसी वक्त में यहाँ पे भी हम सुनते थे कि जो फेक डिग्रीज पे लोग आ जाते थे। अच्छा, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थे, वो पूरी दुनिया से एशियंस फेक डिग्री के ऊपर बहुत थे। ठीक ठीक है। है, तो वो आ जाते थे, वो यहाँ पे आके काम को अंदर एंटर होके कर जाते थे। आजकल तो फेक डिग्री के ऊपर, अगर कोई फेक डिग्री पे ऊपर आना चाहता है या कोई फेक डिग्री लेके आ रहा है यहाँ पे, हम्म। स्पेशली इंजीनियर्स और मैं डॉक्टर्स को के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जी जी यहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं। इंजीनियर्स का सऊदी हेल्थ काउंसिल का लाइसेंस बनता है। जी ठीक जी। है, वो आप, अगर वो नहीं बनेगा तो आप फेल हो जाएंगे और आपको डिपोर्ट कर, आपको एग्जिट कर देंगे, वो निकाल देंगे। वो ओके। उनका पूरा प्रोसीजर है हेल्थ काउंसिल का। वहां पे आपका टेस्ट होता है यहाँ पे भी आके। ठीक है, उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं उनका भी लाइसेंस बनते हैं यहाँ पे। जी अब जी। उनके भी टेस्ट होते हैं। तो कोई कोई ये समझता है तो वो पूरा प्रोसीजर अभी फेक वो नहीं है। और जहाँ जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि आप अपने रिज्यूम में या सीवी में बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर कुछ लिख देते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली मतलब बंदा, अगर आप भी काम कर रही हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता चल जाता है फौरी कि आप आपने क्या बढ़ा बढ़ा के लिख रहे हैं और क्या नहीं है। तो इतना बढ़ा के नहीं लिखना चाहता, बाकी 19-20 तो हर जगह चल जाता है। ओके, ठीक है। अच्छा फराज साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आप जो है डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है, तो लोगों बच्चों का, मतलब नए आने वालों का आप इंटरव्यू करते ही रहते होंगे। तो आप कौन सी 3 चीजें, अगर आप हायर कर रहे हैं और किसी कैंडिडेट में आप देखते हो, तो आप उन 3 चीजों में, अगर उस कैंडिडेट में, तो आपके वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, तो वो क्या 3 चीजें हैं जिनको, अगर हम 3 चीजें या जितनी भी आपके जहन में हो आप हमें बता सकते हैं, वो क्या? अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से या सेल्स या मार्केटिंग के हवाले से जो सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है, आप भी उसी उसी से आपका ताल्लुक है, आपकी भी क्वालिफिकेशन वैसे ही है, वो जी सबसे जी। पहले तो कम्युनिकेशन ही है। कि आपकी वही लैंग्वेज की बात आ जाती है वहां पे। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी बात को एक अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें। आप जी जी। आप कुछ कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, या तो आप उनको अच्छे तरीके से एटलीस्ट बता सकें कि हम ये हैं, वी आर डूइंग दिस बिजनेस। एटलीस्ट हमको ये पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी ठीक हो रही है। और जो सबसे जो 3 चीजें आपने पूछी, तो कॉन्फिडेंस। ठीक है। आप कॉन्फिडेंस होगा तो आहिस्ता सा, खैर ये चीजें आहिस्ता सा बिल्ड होती हैं, लेकिन वही मैं, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप वहां पे, जहां जिस मुल्क से आप आ रहे हैं, आप वहां पे अगर 1 साल भी कहीं काम करके आए होते हैं, तो आपके अंदर ये पता होता आपको प्रोसीजर क्या है। कोई आपको क्वेश्चन करता है तो आपको उसके प्रोसीजर का पता होता है इंटरव्यू में। तो इसलिए कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। जब आपको चीजों का पता चलता रहता है, आप में कॉन्फिडेंस आता रहता है। ठीक है, आपको अगर पता नहीं है आपकी फील्ड का, आप सेल्स के बंदे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी काम करके आएंगे, काम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये 2 चीजें बड़ी है। और सेल्स में और मार्केटिंग के अंदर मैंने मेरे मेरा जो ख्याल है, वो फॉलो अप बहुत जरूरी है। ओके। हाँ, आप जो आप सेल्स के बंदे हैं या मार्केटिंग के बंदे हैं, फॉलो अप बहुत जरूरी है। एक रीजनेबल टाइम के फर्क से आप अपने कस्टमर को फॉलो करते रहें। कस्टमर को ये फील ना हो कि आप उसको तंग कर रहे हैं, ओके। वो अनॉयड ना हो जाए आपसे। इस तरह का फॉलोअप नहीं होना चाहिए। ओके। फॉलोअप का मतलब होता है कि एक रीजनेबल टाइम में आप उसको किसी ना किसी तरीके से, सर मैं अभी आया था, सर मैं आपको मिलने के लिए आ गया, सर आपको मैंने ये प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस की थी। तो आप इस हम्म। तरह वक्तन फवक्तन, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आपको 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अगर जवाब नहीं आया कहीं पे, तो ये ना समझिए कि नहीं आता। आपको किसी वक्त में ऐसी कॉल आएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि यहाँ से। वो क्यों आती है आपको कॉल? कि आपने फॉलो अप किया होता है। अगर आप हम्म। फॉलो अप करते रहते हैं, तो आपको कभी ना कभी रिजल्ट वहां से मिलता जरूर है। वो जिसको कहते हैं ना हम उर्दू में, मेहनत रायगा नहीं जाती।
जी जी तो बिल्कुल। मेहनत रायगा नहीं जाती, किसी सूरत भी नहीं जाती। जी जी। अच्छा फराज साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है और ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम अपनी इस टॉपिक को इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। जी जी देखिए कई दफा होता है कि देखिए सऊदी अरब बहुत बड़ा एक किंगडम है, ठीक है, सऊदी किंगडम। तो उसमें कुछ कंट्रीज जो होंगी, जैसे पाकिस्तान में कुछ सिटीज, वो सॉरी सिटीज कहना था, जॉब के हवाले से जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, जैसे कि हमारा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन। एग्जैक्टली। तो सऊदी अरब के अंदर ऐसी कौन सी सिटीज है जहां पर जो है जॉब के मौके ज्यादा बेहतर है? क्योंकि देखिए अभी तो हम कोरोना है, लेकिन कोरोना ने खत्म भी होना है और लोगों ने नौकरियां भी ढूंढनी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जो भी माशी हालात चल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं उस हवाले से कि कौन सी सिटीज हैं जहां पर जो है बेहतर नौकरियां निकल रही हैं या फ्यूचर में निकलेंगी और लोगों के लिए बेस्ट टाइम है कि वो किस तरीके से परस्यू करें, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी जी। अभी तो जाहिर है आपने बताया कोविड की वजह से जो चल रहा है, जी जी। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू तो खत्म हो गया, अभी कर्फ्यू नहीं है सऊदी अरब में कहीं पे भी। जी जी। ठीक है, ना कोई लॉकडाउन है ना कोई कर्फ्यू है सऊदी अरब में। ये जी जी। 21 जून से इन्होंने सारा सब जगह से कर्फ्यू खत्म कर दिया है। और जहां तक आने का भी है तो यहाँ इन्होंने अभी वीजे बंद किए हुए हैं, वैसे ही फ्लाइट्स बंद है अभी। जी ये जी। 1 महीने में या 2 महीने में, मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त में जाके हो सकता ओपन कर दें। जी ठीक जी। है। अच्छा, जैसे ही ये वीक ये कर्फ्यू उन्होंने उठाया है, उसके बाद से ये हुआ कि जॉब्स फिर एकदम आना शुरू हो गई हैं। तो हम्म। सिटीज की बात कर रही थी आप, तो जो ईस्टर्न रीजन है ना इनका, तो हम्म। ये एक्चुअली ऑयल प्रोड्यूसर हैं बेसिकली, और ईस्टर्न रीजन से ऑयल सबसे ज्यादा निकलता है। ठीक है, ओके। दमाम, जुबेल। और जुबेल जो इंडस्ट्रियल सिटी है, वो दुनिया में जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी है उनमें से एक है। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो इंडस्ट्री के अंदर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो निकलती रहती हैं डिफरेंट, वही इंजीनियर्स की, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल्स में, हर जगह वो निकलती रहती हैं। और ईस्टर्न रीजन जॉब्स के हवाले से बहुत बेहतर है। बाकी एम जो जो सेंट्रल रीजन है, जो रियाद सिटी हम जिसको बोलते हैं, जी वो जी। 8 मिलियन लोगों का सिटी है और बहुत बड़ा सिटी है। तो वहाँ पे वहाँ पे भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और अभी भी हैं, निकलती रहती जॉब्स निकलती रहती हैं। क्योंकि इनको, आप स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो आउटडोर सेल्स है ना, वहाँ हम्म। पे अभी भी जो सऊदी सिटीजन है वो नहीं जाते, वो प्रेफर नहीं करते कि वो ओके। आउटडोर में जाके विजिट्स करें और जाके बिजनेस लेके आए कंपनीज में। तो उसमें अभी भी एक्सपेट्रिएट्स जो है वही हैं, वही जाते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। और फिर अगर हम टेक्निकल साइड पे आएंगे, तो अभी जी भी बहुत जगह है इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, प्लम्बर के लिए, कारपेंटर के लिए, जो है अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज ओके ओके। है। जी जी। ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था कि व्हाट आर द डिफिकल्टी जॉब सीकर फेस ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, और उसके तरीके से तो उसके बारे में फराज साहब ने बताया। फराज साहब, बस मैं आपसे चाहूंगी कि आपने जो पूरा टॉपिक है इसकी एक समरी हमारे साथ शेयर कर दें, फिर हम अपने एक नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे जिसमें मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में आपके अदर देन योर प्रोफेशनल व्यूज जानना चाहूंगी। तो प्लीज आप इसको सम अप करें, इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं यही बस इसके बारे में यही बता रहा था कि आप जैसे ही वहां से आप आपका कोई प्लान है ऐसा निकलने का, अभी तो फौरी तो बिल्कुल ना इस तरह का कुछ प्लान कीजिए, क्योंकि अभी तो वीजे की प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। तो इसके बाद मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज फिर दोबारा से निकलेंगी। और कतर पे भी फोकस रखें आप, क्योंकि कतर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस टाइम। तो आप जैसे ही इधर आते हैं, तो प्लीज मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा कि आप प्रिपेयर होके आए, ना कि आके यहाँ पे आप मारे मारे फिरते रहें और आपको जॉब वैसी ना मिल सके। और अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं वहां पे, तो ऐसे फॉर नथिंग छोड़ के ना आ जाए अनटिल अनलेस कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही, तो ऐसे ना आ जाए। बस मैं यही कहना चाह रहा था इसमें। तो चलिए।
ठीक है जी। फराज साहब, कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आए और प्रॉपर चैनल आए, क्योंकि स्ट्रगल उधर भी उतनी ही करनी है, तो लेकिन सोच कर ऑब्वियसली चीजें बेहतर हैं, अच्छी हैं, तो एक एक्सपोजर लेवल ही दूसरा होता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा फराज साहब, अब मैं आपसे कुछ लोगों के नाम लूंगी और आपके वन वर्ड में रैपिड फायर में यूज जानना चाहूंगी। तो जी मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ड्रामा। क्या कहते हैं, इमरान खान। इमरान खान रहनुमा, रहनुमा। लीडर। ओके जी। शेख रशीद। शेर रशीद हार्ड वर्कर। ओके। जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन बेवफा। जी। असफन वली। असफर वली क्या कहूं मैं उसको एक लफ्ज में। नहीं, अगर ज्यादा तो ज्यादा मैं कह दे। हाँ, नहीं एक्चुअली असफर वली खान बेसिकली वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, और जो उसका बाप था वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। उसकी तो मतलब नस्ल में कोई करप्शन नहीं करता था। एक तो ये बंदा बहुत करप्शन में बहुत आगे आया, इसका नाम आता है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा फराज साहब, अगर आप क्या कहते हैं लाइफ को डिफाइन करें तो आप कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करें लाइफ को? जी अगर आप। बीइंग अ मुस्लिम हमें सोचना चाहिए कि हम हमारा मकसद क्या है आने का। हमें अल्लाह पाक ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, तो हमें वो अपना मकसद जरूर देखना चाहिए। ना कि सिर्फ एक हम जो पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं ना, रियाल के चक्कर में, जी जी। तो सिर्फ उसमें नहीं होना चाहिए। हमें अपना दूसरा जो मकसद है जिंदगी में आने का, जो अल्लाह ने जिसके लिए हमें पैदा किया, वो भी देखना चाहिए। अच्छा और ठीक है। यही है। ओके। अच्छा फराज साहब, पाकिस्तान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पाकिस्तान आपके लिए क्या है? क्या मायने रखता है आपकी जिंदगी में पाकिस्तान? पाकिस्तान हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है, बल्कि बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। उसकी रीजन है कि हम उसी मुल्क के पासपोर्ट के ऊपर, उसी के सर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें बहुत कुछ मिला पाकिस्तान से। हम वहीं से पढ़ के आए, वहीं की यूनिवर्सिटी से निकले, वहीं के कॉलेजेस से पढ़े। उसी पाकिस्तान ने हम पे इन्वेस्टमेंट की, तो हम यहाँ पे आके अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हम पे इन्वेस्टमेंट की, हमें बनाया, तो हम इधर आए और हमने अर्न किया। पाकिस्तान तो हमारे लिए सब कुछ पाकिस्तानी है। इवन हमें किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी भी मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना। ओके जी, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक, ये राउंड खत्म होता है, हमारा टॉपिक इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो फराज साहब, मैं आपसे चाहूंगी कि एक तो आप हमारे अदारे PNY ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहें, और कोरोना के बारे में अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप पाकिस्तानियों को स्पेशली, आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के हालात काफी ज्यादा खराब है, सऊदी अरब में भी आप आई एम श्योर लोग देख रहे होंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कोरोना के हवाले से? तो इस बारे में आप। अच्छा, कोरोना के बारे में तो एक चीज जो है कि लोग हर वक्त सिर्फ कोरोना ही की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पैनिक में नहीं आना चाहिए बिल्कुल। और हर चीज को सिर्फ दुनियावी लिहाज से नहीं देखना चाहिए। इसको अगर हम मजहबी लिहाज से भी देखें, तो हमें हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। ना कि हम सारा दिन ये सोचें कि हमारे सर पे कोरोना आके बैठ गया है। हमें रुजू करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस तो जो हैं ही हैं, वो लेने चाहिए सबको। वो तो सब सारा दिन आप टेलीविजन पे देखते रहते हैं कि क्या होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कोरोना के हवाले से, हमें अल्लाह की तरफ रुजू जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये बेस्ट टाइम है अल्लाह ताला ने हमें दिया कि हम उनसे जो है इस्तगफार करें और सब चीजें जी जी करें। जी जी, वो तो ये सब हमें हमें सब चीजों का पता होता है। मैंने तो एक मैसेज दे दिया है, लेकिन हम सबको पता होता है, बीइंग अ मुस्लिम, अगर मुसलमान है या एक इंसान भी है, जी जी उसको पता होता है कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया।
जी जी तो हमें हमें पता है होता है इन चीजों का। तो अल्लाह ताला की तरफ रजू करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। बाकी तो अच्छा आप, सेफ्टी प्रिकॉशंस। जी। ठीक है, आप हमारे इदारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पीएनवाई ट्रेनिंग, क्योंकि हम ट्रेनिंग्स का एक इनिशिएटिव, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर सऊदी अरब में भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो लाहौर हमारे पास कनेक्ट होकर हम उनको ऑनलाइन फैसिलिटी दें। तो इस बारे में आप हमारे इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे कि ये जो एक हम इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं लर्निंग का, तो उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले भी यही बात कर रहा था कि ये जो हाँ, हेलो जी फराज साहब, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से बोलिएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि फराज साहब जो है वो मुझे लगता है कि फराज साहब जो है वो इंटरप्शन हो गई और उन्होंने जो है उनका आखिरी मैसेज यही था जो उन्होंने हमें दिया। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। फिर कल एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक को लेकर हम हाजिर होंगे, जिसमें हम और मजीद उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।